मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7 साल बाद मेरे सामने ऐसा भी दृश्य उपस्थित हो जाएगा। मैं बार बार उसे देखे जा रहा था। वह मुझे देखते फिर सर नीचे झुका लेती। कटघरे पर खड़ा उसका पति उसे घूर घूर कर देखता। उसकी कातिल निगाहें सहजता से समझी जा सकती थी। फिर भी वह बेचारा बना जब मेरी ओर देखता तो उसकी आंखों में भय उतर आता। उसकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट देखता तो मेरे अंदर एक अजीब सी घृणा उत्पन्न होती। मैं खुद से व्यक्त नहीं कर पा रहा था कि इस कहानी को क्या नाम दूं। एक पल के लिए सुकून भी मिलता। मन करता कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उसके 2 बार सबके सामने अपनी पीठ दिखा चुकी थी। पीठ पर चाकू के कई निशान थे, जैसे उसके पति ने धारदार पत्ती से चीरा लगा दिया हो। वे जमानत के विरोध में आई थी। बहुत कुछ कहना चाहती थी। सरकारी वकील तो बहुत कुछ कह चुका था। बचाव पक्ष का तर्क भी सुन चुका था। पता नहीं वह मुझे पहचान पाई थी कि नहीं, लेकिन जब आंखों के कोरों से तिरछी नज़र से देखती तो वह स्वयं में सहम जाती। मुझे लगता कि वह मुझे पहचान गई है, लेकिन ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। 7 साल बाद आदमी किसी का चेहरा इतनी जल्दी से भुला नहीं पाता। उसकी मनोदशा और शारीरिक अस्त व्यस्तता देखकर मैं अंदर से बार बार हिल सा जाता। किसी निर्णय पर पहुंचने के पहले ही मैं उठा और सरकारी वकील से बोलकर लंच के बाद 3:30 बजे ऑर्डर करूंगा। तब तक मुजरिम को कटघरे में ही खड़े रखिए। अपने कक्ष में चला गया था। मन न चाहते हुए भी पुरानी यादों में गोते लगाने लगा था। चैत्र का महीना था। पिताजी चाहते थे कि दुरागमन हो जाए। मैं माँ से बार बार कहता कि आप पिताजी से कहिए कि 5 साल से वकालत कर रहा हूँ, 1 पैसे की आमदनी नहीं हो रही है। मैं जज की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। 2 महीने बाद परीक्षा है। किंतु पिताजी कहाँ मानने वाले थे। साफ शब्दों में उनकी बात सुनाई दे रही थी। रज्जू की अम्मा, उससे कह दो वकालत करता रहे। मैं किसी बाप की जवान बेटी को बहुत दिनों तक नहीं रोके रख सकता। मैं भले चपरासी हूँ, एक बेटे के खाने के लिए अभी कमाता हूँ। 3 बेटी का ब्याह करके भेज चुका हूँ। बहू का बाप रोज रोज आकर खड़ा हो जाता है। एक मामूली सिपाही है। 7 साल हो गए शादी के। अब गौना करना हमारा परम धर्म है। पिता की मजबूरी मैं समझता था। पिता की नौकरी भले चपरासी की रही हो, परंतु अपने समाज में उन्हें बहुत अच्छी निगाहों से देखा जाता था। बहनों की शादी में 1 पैसा दहेज नहीं लगा था। रिश्तेदारों ने बेटी देखकर विवाह किए थे। सभी बहनें उच्च शिक्षा प्राप्त थीं। तीनों बहनों को अपनी भाभी के आने का इंतजार था। बहुत धूमधाम से दुरागमन हुआ था। शादी के पहले और बाद में भी मैंने कभी नीता को देखा नहीं था। बहनों से सुना जरूर था कि रज्जू की पत्नी बहुत सुंदर है, MA पास है, नौकरी की तैयारी कर रही है। लेकिन बाप चाहता है कि अपने ससुराल में जाकर ही तैयारी करे। उसे अभी 2 बेटियों का ब्याह करना है। जिस दिन नीता मेरे घर दुल्हन बनकर आई थी, मेरी बहनें, मौसी लोग अम्मा के साथ में बहुत नाची थी। बहनों ने मुझसे नेक मांगते हुए कहा था, नेक उधारी है। जब कमाने लगना तो हम तीनों को सोने की चैन चाहिए, इससे कम नहीं। नीता पहली बार मात्र 10 दिन रही। 10 दिन में मात्र 2 दिन मेरे कमरे में आई थी। मैं उसे देखकर अंदर से खुशी से झूम उठा था। ईश्वर ने फुर्सत से उसे बनाया था। बड़ी दीदी ने मुझे सोने की अंगूठी देकर बोली थी, नीता को तू अपने तरफ से नेक स्वरूप पहना देना, शुभ होता है। सबको पता था कि मेरा पूरा ध्यान वकालत की अपेक्षा अभी नौकरी में है, इसलिए कमाई का जुगाड़ अभी नहीं हो पा रहा है। मैंने नीता की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए बोला था, एक छोटा सा उपहार स्वीकार करो नीता। बाबूजी कहते हैं कि तुम लक्ष्मी बनकर आई हो। ईश्वर चाहेगा तो एक दिन मैं तुम्हें सोने से लाद दूंगा। वो मुस्कुराई थी। जवाब में कुछ नहीं कहा था। मेरे किसी भी इशारे पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। अलसाई सी उसने अपने आप को मेरे हवाले करते हुए इतना ही कहा था, शरीर और आत्मा दोनों अलग चीज़ है। शरीर आपके हवाले है, आत्मा में मेरा बस नहीं है वकील बाबू।
मैं उसके इस दार्शनिक बातों को भूलकर देह के व्यापार में इतना खो गया कि पिंजड़े के अंदर कैद पक्षी की छटपटाहट को समझ ही नहीं पाया था। मैं गहरे तक उतरकर सीप की तलाश करने लगा था। तब मुझे नहीं पता था कि सीप के अंदर कैद मोती तो पहले ही चोरी हो चुका था। पहली बार किसी देह का स्पर्श किया था। अपने अंदर उठ रहे स्पंदन की लहरियों को सुन और गिन पा रहा था, परंतु नीता के पड़े देह के अंदर से खाली गरम गरम सांसें निकल रही थी। ऐसी सांसें जिनकी गर्माहट से पता नहीं क्यों मैं अपने आप को झुलसता हुआ महसूस करने लगा था। लंच का समय हो चुका था, लेकिन मैं टी क्लब नहीं गया था। रेखा पूछने आई थी। मैंने काम का बहाना बनाकर उसे भेज दिया था। वह अपनी सहेली के साथ चली गई थी। काम की अधिकता की वजह से कभी कभार टी क्लब हम लोग अपने चैम्बर में ही मना लेते थे, लेकिन उस दिन समस्या कुछ और थी। मुझे बार बार नीता याद आ रही थी। नीता के बहाने पूरा परिदृश्य ही आंखों के सामने उभर आया था। जब नीता लौट कर गई थी, तब तक एक छोटी सी परंपरा के अनुसार मुझे 3 दिन के लिए ससुराल जाना था। पहली बार ससुराल जाने की इतनी उत्सुकता थी कि उस दिन के आने के इंतज़ार में मुझे 2 दिन नींद नहीं आई। नीता की तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे। मेरी तीनों बड़ी दीदियां और अगल बगल की भौजाइयां तो पूरे दिन एक ही बात करती, बहुत संस्कारी बहू आई है अम्मा। एक एक का पाँव छूकर विदाई देकर गई है। किसी ने अभी तक खुला मुंह नहीं देखा। छाती तक घूंघट निकालती है, बड़ी दीदी कहती। कॉलेज में पढ़ाती है, परंतु संस्कार देखकर ऐसा लगा कि नीता बहुत ऊंचे कुल खानदान की बेटी है। ससुर जी शुरू से ही शहर में पदस्थ थे। उनकी तीनों बेटियां और दोनों बेटों को अलग से पहचाना जाता। पढ़ने में सभी अव्वल। मेरे बाबूजी गांव के स्कूल में चपरासी थे। मेरे गांव से शहर मात्र 7 किलोमीटर की दूरी में था। मेरे लिए गांव और शहर एक जैसा ही था। वकालत करने भी मैं गांव से ही जाता। गांव में ही बाबूजी ने सारी सुविधाएं बना दी थी। खेती बाड़ी की वजह से कचहरी से लौटकर खेतों में जाना पड़ता। जिस दिन ससुराल पहुंचा, रेलवे स्टेशन पर मेरा बड़ा साला नीरज अपनी मोटरसाइकिल लेकर आ गया था। मेरा अभूतपूर्व स्वागत हुआ था, लेकिन मेरी निगाहें तो नीता को ढूंढ रही थी। इतवार का दिन था, फिर भी नीता घर पर नहीं थी। भोजन करने के बाद नीरज के साथ मैं छत पर चला गया था। गुलाबी ठंड शुरू हो गई थी। यही कोई 3 बज रहे होंगे। तभी एक कार ससुर के घर के सामने आकर रुकी। कार से नीता उतरी थी। नीता को देखकर मन खुशी से उछल उठा था। कार लौट गई थी। मुझे मालूम था कि नीता छत पर नीरज की वजह से नहीं आएगी। आखिर हमारे समाज में अभी भी लाज संकोच बहुत है। छोटा साला रोहन पान लेकर आया था। छत पर ही हम लोग ने पान खाया और इधर उधर की बातें करते रहे थे। तभी छोटी साली राधा छत पर आई और धीरे से बोली, जीजा जी थके थके आए हैं, चलिए कमरे में विश्राम कर लीजिए। मुझे तो इसी पल का इंतज़ार था। नीता मेरे कमरे में आई और उसने गिद्ध दृष्टि से मेरी ओर निहारी थी। मैं तो अंदर ही अंदर परेशान हो उठा था। फिर उसने कटाक्ष करते हुए कहा था, ये मेरा मायका है, आपका घर नहीं। शर्म हया तो है नहीं। आए और सीधे बीबी के कमरे में आकर पसर गए। ये सुनते ही मेरे पाँव के तले की ज़मीन खिसक गई थी। सारी खुशी एक साथ गुम हो गई थी। उसने मेरी ओर देखा भी नहीं और अपने कपड़े लेकर दूसरे कमरे में चली गई। अचानक मुझे याद आया कि जिस वक्त मैं घर से चल रहा था, मैं नीता को फ़ोन लगाया था। नीता ने साफ शब्दों में कहा था, किसी के आने या ना आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर मुझे अटपटा लगा था। ये तो मुझे एहसास हो गया था कि नीता के सामने मैं 19 नहीं बल्कि 18 हूँ। यदि जवानी में शादी हुई होती तो नीता पहली बार में ही मना कर देती। फिर इतना गंदा व्यवहार होते देखकर मेरा मन सशंकित हो उठा था। हो ना हो, कुछ तो बात है, वरना कोई भी पत्नी अपने पति का इस तरह शुरू से अपमान न करती। 10 दिन में 2 दिन की मुलाकात थी, वही भी रात के अंधेरे में। जब भी कमरे में आती तो 10 मिनट के बाद लाइट बंद कर देती। नीता का व्यवहार इतना बुरा लगा कि मैं बहाना बनाकर दूसरे दिन जोर ज़बरदस्ती करके लौट आया था। ये बात मैंने किसी से साझा नहीं की थी, अकेले ही मंथन करता रहा। 3 महीने बाद बाबूजी ने
फिर जाकर नीता को लिवा लाए थे। 3 महीने तक ना तो उसकी मेरी बात हुई और ना उसने फ़ोन ही लगाया था। जब दूसरी बार आई तो कटी कटी रहने लगी। आखिर मैंने एक दिन उसे पकड़कर बैठा लिया और पूछा, क्या बात है नीता, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ या कुछ और बात है? मेरी ज़िंदगी में कोई है, पापा जी और मम्मी के दबाव में मैं चुप हूँ। आप मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? मैं ये सोच रहा था कि रेखा लंच से लौट आई थी। रेखा को दिखाने के लिए मैं किसी फाइल में झुककर पढ़ने लगा था। रेखा ने आते ही पूछा कि तुमने कुछ खाया कि नहीं? मैंने हाँ में मुंडी हिलाकर हाँ कह दिया था। उसके कोर्ट का समय हो चुका था, वो चली गई थी, परंतु जाते समय उसने मुझे गंभीर निगाहों से देखती गई थी। मैं उससे कुछ नहीं कहना चाहता था। उसके मुंह से तलाक सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। जिस तेजी से उसने तलाक कहा था, उसी गति से मेरे अंदर उसके प्रति प्रेम उमड़ आया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह से पेश आऊं। यद्यपि मैंने उसका प्रतिकार करते हुए कहा था, हो सकता है कि तुम सही हो, परंतु तलाक जैसा शब्द हमारी संस्कृति में है ही नहीं। अतीत को भूलने की कोशिश करो। कल मेरी वकालत भी दौड़ने लगेगी और तुम भी कॉलेज में स्थायी हो सकती हो। संभव नहीं है। ये जरूरी नहीं है जो शब्द संस्कृति में नहीं है तो वे समाज में हो ही नहीं सकता। वो इतना बोलकर उठी और रसोई की ओर चली गई थी। मेरे अंदर द्वंद्व पैदा हो गया था। एक पत्नी के प्रति स्वाभाविक प्रेम तो था ही, दूसरी ओर नफरत के बीज भी पैदा होने लगे थे। आखिर तब भी मैं चुप रहा। मौका मिलते ही मैंने उसे फिर समझाने की कोशिश की। यहाँ तक कहा कि जो हो चुका है उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारी सारी गलतियों को क्षमा करता हूँ, किंतु ये बात घर और समाज में यदि फैल गई तो एक साथ 2 परिवार संकट में आ जाएंगे। फिर उसने एक दिन अपने भाई को बुलाकर कॉलेज का बहाना लेकर चली गई थी। तब भी मैं चुप रहा, क्योंकि उसका व्यवहार घर में मुझे छोड़कर सबके प्रति बहुत अच्छा था। खासकर अम्मा और बाबूजी की चहेती बन गई थी। बाबूजी तो उलाहना देते हुए कह उठते, देख लो मेरी बहू को, पढ़ने में अव्वल तो थी ही, कॉलेज की नौकरी की इतनी चिंता थी कि 2 दिन के बाद चली गई। सरकार सभी प्रोफेसरों को परमानेंट करने वाली है, इसलिए बीच में सरकारी छुट्टियां पड़ी तो बाबूजी ने पुनः लिवाने के लिए मुझे भेज दिया। इस बार तो मेरे पहुंचते ही सास जी बोल उठी थी, बेटा 2 पैसे कमाने लगो, फिर पत्नी को ले जाओ। ससुराल की दी हुई मोटरसाइकिल पर चलते हो। फिर उन्होंने और भी कुछ कहा। याद करने से पीड़ा उभर ही आती है। खैर, रात वाली गाड़ी से मैं लौट आया था। बाबूजी और अम्मा ने बार बार सच जानने की कोशिश की। बड़ी बहन भी आ गई थी। मैं इस पीड़ा को अकेले झेलना चाहता था, परंतु अम्मा ने मजबूर कर दिया था। मैंने अम्मा से कहा, नीता की मैं पसंद नहीं हूँ, उसका रिश्ता किसी और के साथ है, वो तलाक चाहती है। इतना सुनना था कि बाबूजी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया था। सुबह फूफा जी मजली जीजा को लेकर बाबूजी नीता के घर जा पहुँचे थे। बाबूजी थे बहुत सीधे, कभी झूठ बोलना सीखा ही नहीं था। छल और प्रपंच से कोसों दूर। नीता को बुलाकर सारी बातें सामने कह दिया और पूछा, ये मत समझो कि मेरा बेटा बेरोजगार है। मैंने ही उसे कहा है कि तुम जज की तैयारी करो, वकालत तो कभी कर लेना, मगर सुना है कि तुम किसी दूसरे से विवाह करना चाहती हो, तो साफ साफ कह दो। मर्द का बच्चा है, उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। नीता कुछ नहीं बोल पाई थी। उसके पिताजी मेरे पिता के चरणों में गिर पड़े थे। नीता की माँ भी गिड़गिड़ा उठी थी। नीता के पिता ने हर बात को झूठी सिद्ध करने में लग गए थे। मेरी बेटी के जीवन में कोई लड़का नहीं है, क्योंकि मेरे फूफा जी उनके पुराने रिश्तेदार थे। उन्होंने सारी बातें खोल कर रख दी थी। नीता के दोनों भाई भी माफ़ी मांगने लगे थे। नीता की दोनों बहनें भी आकर कहने लगी थी, जीजा इसलिए नाराज होकर चले गए थे कि दीदी ने कहा कि इस महीने बच्चों को प्रैक्टिकल परीक्षा है, अगले महीने चलेंगे। बस जीजा जी नाराज होकर उठे और चले गए। लेकिन नीता को लगा कि बात फिर बिगड़ रही है। वह बाहर आई और बिना किसी लाग लपेट के बाबूजी की आंखों में आंखें डालकर बोल उठी थी, बाबूजी आपके बेटे की बात सही है, मेरी ज़िंदगी में दूसरा पुरुष है।
मैं तलाक चाहती हूँ। ये सुनते ही बाबूजी को चक्कर आ गया था। इतने बड़े धोखे की उम्मीद किसी को थी ही नहीं। उन सब बातों में मैं जाना ही नहीं चाहता था। मेरे 2 साल कैसे कटे हैं उसकी चर्चा भी करना उचित नहीं है। नीता ने अकेला मुझे गम नहीं दिया था। उधर इस गम में उसके पिता ने आत्महत्या कर लिया था और इधर मेरी माँ को हार्ट अटैक आ गया था। माँ किसी तरह बच तो गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे लकवा लग गया था। आज भी वाकर के सहारे चलती है। खैर, मैं पुनः कुर्सी पर जाना चाह रहा था, तभी सरकारी वकील मेरे कक्ष में आ गए थे। सर, एक प्रार्थना है, यदि आज्ञा हो। सरकारी वकील बोलते बोलते रुक गए थे। मेरा रुक उन्हें शायद अच्छा नहीं लगा था। बोलिए वकील साहब, मैं जज के साथ एक इंसान भी हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हैं। सर, नीता के पति डॉक्टर उत्पल एक प्रोफेसर हैं। यदि जेल चले गए तो उनकी नौकरी चली जाएगी। मैंने बनावटी विरोध किया है। आप बैठिए। मेरे कहने पर वकील साहब बैठ गए थे। मैंने फिर पूछा कि नीता शर्मा क्या करती हैं। दोनों सहायक प्रोफेसर हैं, 2 बच्चों के माता पिता हैं, लेकिन पारिवारिक कलह की वजह से इनका झगड़ा चौराहे पर आ गया। क्यों? डॉक्टर शर्मा जी थोड़ा रंगीन मिजाज के हैं। दोनों की दूसरी शादी है। झगड़े की जड़ में एक कारण और है। शायद नीता किसी सिपाही की बीवी थी या बेटी। उत्पल साहब कलेक्टर के बेटे हैं। कहीं ना कहीं पारिवारिक। कलेक्टर का बेटा है तो किसी की ज़िंदगी से इस तरह खेलेगा। मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने आगे कहा, आप क्या चाहते हैं वकील साहब। मेरी बात से वकील साहब की त्योरियां चढ़ गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बात पर मैं मुंडी हिलाकर हाँ कह दूंगा। मेरे अंदर की पीड़ा उन्हें पता ही नहीं थी। यही वो शख्स था जिसकी वजह से मेरा जीवन 2 साल तक नरक बना रहा। वकील साहब को पता ही नहीं कि नीता तलाक लेने के लिए मुझ पर क्या क्या लांछन लगाई थी। इसी उत्पल के बच्चे के गुंडों ने तलाक देने के लिए मेरी कितनी बार घेराबंदी की थी। तब तक ये व्यक्ति कभी पर्दे के सामने नहीं आया था। नीता का ही चेहरा सामने रहा। मैं पागलों की तरह नीता की फोटो सीने से चिपकाए इधर उधर भटकता रहा। नीता को ऐसा करने से रोकता रहा। जिस दिन तलाक हुआ उसी दिन नीता के पिता ने ये कहते हुए आत्मघाती कदम उठा लिया कि इस घर में या तो नीता रहेगी या फिर मैं। नीता का साथ उसकी माँ बराबर दे रही थी। आखिर ससुर जी ने अपनी लीला समाप्त कर ली थी। उनके ऊपर सामाजिक दबाव इतना था कि जिधर से निकलते उधर ही 4 लोग थू थू करते। मुझ पर तो नीता का भूत ही सवार था। उसके बिना जिंदगी ही अधूरी लगती। दुरागमन की सारी तस्वीरें एल्बम से निकालकर मैं घंटों उसे निहारा करता। माँ बिस्तर पर थी। मैं पागलों की तरह अपने कमरे में उन तस्वीरों को देखता पड़ा रहता। मेरे जीवन में आया तूफान शांत ही नहीं हो रहा था। एक दिन अचानक बाबूजी मेरे कमरे में आए और सारी तस्वीरें उठाकर बोले, रज्जू, मैंने तुम्हें मर्द समझा था। तुम तो बदरिया के मरे बच्चे को सीने से लगाए उस औरत के लिए बिलाप कर रहे हो जो अपने पिता को ही खा गई। उठो और उसकी चुनौती स्वीकार करते हुए मैदान में उतर जाओ। बाबूजी ने सारी तस्वीरों को आंगन में ले जाकर एक तीली जलाया और भस्मीभूत कर दिया। फिर मेरी ओर आंखें तरेरते हुए बोले, अतीत कभी वर्तमान से बड़ा नहीं हो सकता। वर्तमान में जीना सीखो। वह दिन था कि आज फिर कभी नीता मेरे सपने में भी नहीं आई। मैं रात दिन संघर्ष करके उच्च न्यायिक सेवा में सीधा चयनित हो गया था। रेखा मेरी पत्नी है। वह चीफ इंजीनियर की बेटी है। उसके बाप ने मेरे बाप को मनाने के लिए कम से कम 50 बार मेरे गांव में चक्कर लगाया होगा। किसी ने कहा था कि रेखा तो मजिस्ट्रेट है, आपसे बहुत छोटे पद पर है। मेरे बाबूजी ने कहा था, मैं उसके पद से विवाह नहीं कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि इनका जीवन सुखमय रहेगा। मैंने रेखा को सारी कहानी पहले ही मुलाकात में सुना दी थी। रेखा मुस्कुरा उठी थी। उसने कहा था, सारी बातें मेरे पापा को पहले से पता है। जरूरी नहीं है एक रिश्ता सफल नहीं हुआ तो दूसरा भी वैसा ही हो। सर, यदि उत्पल जेल चला गया तो उनके पारिवारिक जीवन में संकट आ जाएगा, वकील साहब ने गंभीरता से कहा था। वकील साहब, बहुत क्रूरता का मामला है। उत्पल शायद नीता को छोड़कर दूसरी शादी के फिराक में है। नीता के बयान में सभी बात तो सही है सर,
मुझे भी ऐसा लगता है। कुछ लोग तो दूसरों की ज़िंदगी से फुटबॉल की तरह खेलते हैं। मुझे तो कलेक्टर साहब ने कहा है। उत्पल के पिता उनके दोस्त हैं। आप जैसा उचित समझें। वकील साहब, कलेक्टर साहब मेरे भी दोस्त हैं, मुझसे भी कह सकते थे, परंतु यदि महिलाओं के साथ ऐसा ही होता रहेगा तो न्याय का तो सर्वनाश हो जाएगा। मेरे तेवर बदले हुए थे। इस बार वकील साहब ने कुछ नहीं कहा था। ये एक अजीब संयोग था कि जिस शहर में मेरी और रेखा की पदस्थापना हुई थी, नीता और उत्पल पहले से ही पदस्थ थे। नीता ने जो जख्म दिया था, यदि उसे ध्यान में रखकर फैसला करता हूँ तो न्याय के साथ अन्याय होगा। यदि जमानत देता हूँ तो एक स्त्री के प्रति बढ़ रही क्रूरता को और संबल प्रदान करना है। चूँकि नीता कभी मेरी पत्नी थी, इसलिए इस प्रकरण को दूसरे न्यायालय में भेज देना भी एक विकल्प था। नीता को देखकर मैं तो पहली ही नज़र में पहचान गया था। शायद जिस कुर्सी पर मैं बैठा था उसे पहचानने में दिक्कत हुई होगी, या फिर उधर उसका ध्यान ही नहीं गया होगा, क्योंकि जिस तरह की घाव भरी अदालत में दिखा रही थी, उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसने मुझे इससे भी गहरे घाव देकर आई है। वकील साहब चले गए थे। मैं फाइल लेकर सीधे कोर्ट में आ गया था। उत्पल अभी भी कटघरे में खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। सरकारी वकील भी आ गए थे। बचाव पक्ष के वकील साहब भी दंदनाते हुए आए थे। नीता कहीं नहीं दिख रही थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं कुर्सी पर बैठ गया हूँ। वो बाहर से उत्पल के लिए पानी का बॉटल लेकर आई थी। उसने मेरी ओर नहीं देखा था, बॉटल उत्पल की ओर बढ़ा दी थी। मैं इस दृश्य को देखकर असमंजस में पड़ गया था कि उसकी नज़र जैसे ही मेरी ओर गई वह सकपका गई थी। मैंने उत्पल की ओर देखा और हल्की मुस्कुराहट बिखेरते हुए पूछ बैठा था, प्रोफेसर साहब, प्यास लगी थी? उसने कोई जवाब नहीं दिया था। बोतल से पानी गटागट पीने लगा था। शेष पानी बोतल सहित नीता की ओर बढ़ा दिया था। मैंने फिर पूछा था, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर, नीता आपकी पहली पत्नी है या दूसरी? दूसरी। वह इतना बोलकर सर झुका लिया था। वही प्रश्न जब मैंने नीता से पूछा तो उसने भी सर नीचे किए हुए बोली थी, दूसरा। इस बात पर कोर्ट में मौजूद लोग और मेरा स्टाफ हंस पड़ा था। बचाव पक्ष के वकील ने ऐतराज़ किया था। मैंने सभी को चुप रहने का आदेश देकर फिर उत्पल से पूछा, प्रोफेसर साहब, अभी कितने घरों को उजाड़ने का इरादा था? बोलिए। आपकी पत्नी ने अपने बयान में कहा कि आप किसी तीसरी से शादी करने के लिए इन्हें परेशान कर रहे हैं, इनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये सच है? उत्पल ने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। वह कटघरे के अंदर ही बैठकर सर झुका लिया था। कभी कभी सक्षम आदमी भी कानून के सामने कितना बौना हो जाता है, उसका एक उदाहरण मैं स्वयं हूँ। नीता ने तलाक के अंतिम दिन कोर्ट के सामने दोनों हाथ उठाकर कहा था, जज साहब, जो व्यक्ति मुझे अपनी पत्नी बनाए रखने के लिए इतनी मशक्कत कर रहा है, आप उससे पूछिए कि वह पति बने रहने योग्य हैं। मुझ पर इतना गंभीर आरोप लगाया था कि मैं चाहकर कुछ नहीं बोल पाया था। बाबू ने जज साहब से उसी वक्त कहा था, साहब, अब तो अति हो गई है, मेरा बेटा तलाक देने के लिए सहमत है। उत्पल उठ खड़ा हुआ था। उसका बयान गलत नहीं है, मैं उसका अपराधी हूँ, लेकिन जिंदगी में पहली बार कटघरे के अंदर आया हूँ। मैं अपने किए हुए अपराध के प्रायश्चित के लिए जेल जाने के लिए सहमत हूँ। मेरी वजह से ही नीता का घर टूटा था। 4 घंटे की सज़ा ने बहुत कुछ सिखा दिया है श्रीमान। उत्पल की बात सुनकर सभी हतप्रभ हो गए थे। बचाव और सरकारी वकील भी सख्ते में आ गए थे। तभी नीता ने मेरी ओर कातर भरी निगाहों से देखा था। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। उत्पल से ज़्यादा नीता की आंखों में प्रायश्चित के आंसू छलक आए थे। नीता को सब कुछ याद आ गया था। अभी वह उल्टे पल्लू में खड़ी थी। अचानक उसने सर पर आंचल रख लिया था। उसके दोनों हाथ जुड़ गए थे। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ श्रीमान। उत्पल जेल चला जाएगा तो बच्चों के जीवन में अंधेरा छा जाएगा। मेरे बुरे कर्मों का भोग बच्चे क्यों भोगें? इसीलिए प्रार्थना है कि मेरे पति को जमानत दे दी जाए श्रीमान, और मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे क्षमा किया जाए। यदि इन्होंने फिर यही व्यवहार आपके साथ किया तो? मैंने पूछा। श्रीमान, उत्पल बोल उठा था, फिर आगे बोला, मेरा सर कहीं नहीं झुका श्रीमान। पहली बार इसी अदालत के एक चपरासी ने कहा,
होगा तू प्रोफेसर, ये अदालत है, सीधा खड़ा रहे वरना अभी मुर्गा बनवाने में देरी नहीं लगेगी। फिर ये गलती दूसरी बार नहीं होगी। शाम को 5 बज चुके थे। इस बीच नीता मुझसे 3 बार क्षमा मांग चुकी थी। उसकी बात हम दोनों के अतिरिक्त कोई नहीं समझ पा रहा था। रेखा आकर चैम्बर में बैठ गई थी। मैंने सशर्त जमानत दे दी थी, फिर सीधे अपने चैम्बर में आ गया था। रेखा को सारी बातें बताना ही चाह रहा था कि रेखा ही बोल उठी थी, आप भी पुरुषवादी हैं, उस प्रोफेसर को जमानत क्यों दे दी? देखना वह एक दिन पुनः उसके ऊपर जुल्म ढाएगा। तभी नीता अपने दोनों बच्चों को लेकर मेरे चैम्बर में बिना इजाजत घुस आई थी। चपरासी उसे दुत्कारते हुए भगाने लगा था, मगर रेखा ने चपरासी को डांट दिया था। किसी महिला से इस तरह का व्यवहार करना चाहिए? माफ़ी मांगो। चपरासी झेप गया था। नीता के पीछे उत्पल और सरकारी वकील साहब खड़े थे। बचाव पक्ष के वकील रजत भी थे। मैं भी उठकर खड़ा हो गया था। आपने एक घर टूटने से बचा लिया श्रीमान, हम लोग धन्यवाद देने आए हैं, सरकारी वकील ने कहा तो सभी ने हाथ जोड़कर सर झुकाया था। नीता की आंखें गीली थी। लौटते हुए पूछी थी, ये मैडम जी आपकी? मैंने भी सर उठाकर कहा था, हाँ नीता जी, ये मेरी पत्नी रेखा शर्मा है। रेखा ने तब तक सभी को बैठने के कहकर चाय के लिए ऑर्डर कर दिया था। नीता की आंखों के कोर गीले हो चुके थे। इसके पहले ही कोई उसकी आंखें देखे उसने मुंडी झुका ली थी। मुझे लगा कि जैसे उसके अंदर प्रायश्चित का बवंडर उठ खड़ा हुआ है। वह सुबकने लगी थी। उत्पल बार बार उससे माफ़ी मांगे जा रहा था। शायद उसे भी सच का भान नहीं था। तब तक चाय आ गई थी। घर लौटते समय हम दोनों चुप थे। रेखा बार बार मेरी ओर देखे जा रही थी। बंगले पहुंचने के पहले उसने कार रोक दी थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने पूछा, नीता थी? हाँ नीता ही थी। मैंने कहा तो उसने मेरा हाथ दबा दिया था। फिर कार पुनः स्टार्ट करते हुए बोली थी, तुम बड़े दिल वाले हो। कार बंगले के अंदर प्रवेश कर गई थी। चपरासी दौड़कर कार का गेट खोलने लगा था। अंदर से बाबूजी और अम्मा बाहर निकलते दिखाई दिए थे। 1.5 साल की मेरी बेटी तनु दादी की उंगली पकड़ती मेरी ओर भागने के लिए अपना हाथ छुड़ा रही थी। नीता मेरा एक बुरा कल थी, जिसे देखकर मुझे अपना अपमानित हुआ ये अतीत याद आ गया था। नीता के नाम से अगर मेरी जिंदगी में कुछ जुड़ा है तो अपमान और दुख, उसके साथ कोई भी खुशियाँ नहीं। नीता के मेरे जीवन से जाने का मुझे कोई मलाल नहीं है। शायद नीता नहीं जाती तो इतनी अच्छी पत्नी और ये खुशियाँ मुझे कहाँ से मिलती। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।